Hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोरा, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आप लोग फिट फाइन और हेल्दी होंगे पूरी तरीके से। सारी चीजें जो है आप लोग जो यहाँ से बताई जाती हैं बच्चों, उन पर आपको पहले तो विशेष ध्यान देना है, स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है वो पॉइंट टू पॉइंट की फॉर्म में आपका टॉपिक जो है क्लियर करने वाला है। आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ध्यान देना है, जो जो बातें आपको समझ में आती हैं उनको फटाफट लिखते जाओ। आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे बात को। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ रिवीजन वर्क करने वाले हैं। कुछ जो पुराना पढ़ा लिखा है हमने उसको रिवाइज करने वाले हैं। और रिवाइज करने के बाद आप इस बात का पता लगाएं कि मैंने जो जो चीजें पढ़ी हैं वो मुझे कितनी समझ में आती हैं और कितना मुझे याद है। अपना खुद का इवैल्यूएशन आज करेंगे सबके सब। तो यहाँ से मैं जो जो चीजें बताता हूँ उसमें जो जो पॉइंट्स ऐड करता हूँ, आप जस्ट चेक कीजिए कि आपको वो बातें पता थी या नहीं थी। अगर नहीं पता है तो आपको प्रीवियस जो बातें बताई गई है उनको याद करने का, उनको पढ़ने का, उनको समझने की जरूरत है। और अगर पता है तो वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इसी प्रकार से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं आज के रिवीजन वर्क को। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जिस चीज का रिवीजन कर रहे हैं, जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, उसका नाम है, आप सभी उसको अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने इसके बारे में काफी सारी जानकारी पढ़ी है, काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी हमने इसमें हासिल करी है। हम लोग बात कर रहे हैं आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फोर्स टॉपिक के ऊपर कि फोर्स क्या होता है। चलिए, तो फोर्स में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। नंबर 1, हम किसको पढ़ रहे हैं? फोर्स। फोर्स का क्या मतलब बताया था हमने? बल। तो बल को हमने डिफाइन किया था पहले, इसकी परिभाषा लिखी थी और परिभाषा लिखने के बाद हमने इसमें कुछ 3-4 जानकारियां हासिल करी थी। नंबर वन जो पॉइंट है वो ये है कि बल किसको कहते हैं। तो हमने कहा था अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, यानी कि पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। इसको ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने और क्या जानकारी ली थी? हमने ये बातें बोली थी कि अगर हम किक करते हैं, किक मतलब लात मारना, ध्यान से सुनना, किक करना, किकिंग मतलब लात मारना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, लिफ्टिंग मतलब उठाना। इसके अलावा हिटिंग, हिटिंग मतलब किसी चीज को जोर से मारना, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ओपनिंग, खोलना, शटिंग, बंद करना, ये सारी की सारी क्रियाएं ऐसी हैं हमारी जिनमें कि बल की आवश्यकता पड़ती है, फोर्स की नीड हमको महसूस होती है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है? पुश और पुल है फोर्स। और फोर्स हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? हमारी डेली लाइफ में कुछ किकिंग, लिफ्टिंग, हिटिंग, ओपनिंग, शटिंग, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनमें हमको फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था? जब जब हम किसी चीज पर बल लगाएंगे, अच्छा इसके एग्जाम्पल लिख लो पहले। एग्जाम्पल सॉरी, लिख नहीं रहे हम, याद कर रहे हैं। जिसको याद नहीं होगा वो लिखेगा, ठीक है। जिसको याद नहीं होगा उसको ये सारी चीजें जो है लिखनी है। क्या क्या एग्जाम्पल है बल के? जैसे हमने देखा था एक फुटबॉल का गोलकीपर जो है, ये बॉल को गोल पर जाने से रोकने के लिए बॉल को धकेलने के प्रयास करता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक हॉकी खेलता हुआ खिलाड़ी हॉकी की बॉल पर अपनी हॉकी स्टिक से जोर से प्रहार करता है। क्रिकेट में देखा होगा आपने, क्रिकेट में जो बैट बॉल होते हैं वो एक दूसरे बैट से जो है बॉल को पीटा जाता है, तो फिर वो दूर दूर चलने लगती है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये एग्जाम्पल्स हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? हमको वहां पर चेंज देखने को मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट
ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलेगा, यानी किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो मतलब गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ मोशन से मतलब है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी कि रेस्ट पोजीशन में है तो बल लगाकर उसको चलाया जा सकता है, मूव करा जा सकता है। अगर कोई वस्तु चल रही है ऑलरेडी तो बल लगाकर उसको रोका जा सकता है, रेस्ट पोजीशन में लाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं, जिसकी वजह से हम किसी चलती हुई वस्तु को रुका सकते हैं और रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं। यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाला ये है डियर स्टूडेंट्स, कि कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज देखने को हमको नहीं मिलता है। कई बार ऐसे बोलते हैं बच्चे कि सर हम जो है सुबह से जो है बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, हमने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन ये वस्तु जो है ये तो अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रही है ना, तो ये चल क्यों नहीं रही है? आपने तो कहा था कि बल से हम क्या कर सकते हैं, किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। एक एग्जाम्पल है, जैसे सपोज आप क्यों है, ये आप हो और आप जो है अपने घर की दीवार को, ये आपके घर की वॉल है, क्या है ये दीवार है, तो दीवार तो काफी बड़ी होती है ना। आप इस वॉल को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, इस वॉल पर जो है बल लगा रहे हो। अब बल लगाओगे आप तो क्या ये दीवार आपसे हिलेगी? नहीं हिलेगी, जाहिर सी बात है नहीं हिलेगी। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बल लगा करके आपने कोई वस्तु पर बल लगाया और वो चलने लगी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। हमारा बल कैसा होना चाहिए? बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बल होते हैं? बल दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में अगर बात करें तो सबसे पहले दो प्रकार के, अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में और बातें भी करेंगे, इसको हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स के अंतर्गत दो प्रकार के बल पढ़ रहे हैं। नंबर वन, एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स यानी कि संतुलित बल, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल। तो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स समझ गए? ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो और उस वस्तु पर लगने वाले जो बल हैं वो बैलेंस्ड फोर्स हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। अगर आप किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो तो ही उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हमको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो रुक जाता है, तो हम वहां पर कौन सा बल कहेंगे? हम कहेंगे इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल जो है कार्य कर रहा है। समझ में आ गई बात? बैलेंस्ड फोर्स यानी संतुलित बल का एक उदाहरण दूं आपको। जैसे ये आपका मेज है और इस मेज के ऊपर आपने एक पुस्तक रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप इसको 10 दिन तक देखो, 20 दिन तक देखो, ये बुक जो है इस टेबल के ऊपर ही आपको मिलेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कहीं इधर उधर चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर लगने वाले जो सभी फोर्स हैं, सभी बल हैं, वो बैलेंस्ड फोर्स हैं। तो ये जो है इसकी जो चेंज इन, इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आप समझ गए होंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, उसको गति कराने के लिए, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि असंतुलित बल लगाना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, इतनी सारी बातें तो हमें याद थी। अब जो है नेक्स्ट हम कहते हैं कि जैसे हम कई जगह जो है अपने डेली लाइफ में भी बल देखते हैं। अब इसके हमने कुछ डेली लाइफ में यूज देखे थे कि जैसे सपोज एक कार है, एक गाड़ी है, गाड़ी जो है रुक जाती है तो कोई पर्सन जो है उसको चलाने के लिए क्या करता है, उसको चलाने के लिए उस पर पुश करता है, उसको धकेलता है। आपने देखा होगा गाड़ी पर धक्का लगाते हुए लोग, तो गाड़ी पर जो लोग धक्का लगाते हैं क्यों लगाते हैं? क्योंकि गाड़ी रुकी हुई रहती है यानी कि रेस्ट पोजीशन में रहती है, उनको उसको मूव कराना होता है। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन करना है, किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था में परिवर्तन लाना है, गति की अवस्था में, तो उस पर असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। सो हमने काफी सारे एग्जांपल इसके देखे थे। हमने ये भी देखा था कि एक जो कार है, एक स्टेशनरी कार है, उसको हिलाने के लिए, खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको धकेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा
हम लोग डेली लाइफ में काफी सारी जगह जो है बल को देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि बल जो है, हमने यहाँ पर एक बात ये भी कही थी कि फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि बल जो है वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगते हैं। बल किसके फलस्वरूप लगते हैं? प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रतिक्रिया, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में प्रतिक्रिया नहीं होगी तो बल नहीं लगेगा। अगर ये कार है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार है और ये रुकी हुई है, तो इसके लिए दूसरे आदमी, इसको खिसकाने के लिए दूसरे आदमी का आना जरूरी है। अगर एक और दो लोग नहीं होंगे, दो लोगों के बीच में प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो बल हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो दो बॉडीज हों, चाहे वो दो लोग हों, चाहे दो वस्तुएं हों, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बल जो है वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लगते हैं। इस बात को हमने समझा था। अब हमने ये कहा था, इसमें हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। हमने कहा था कि अगर लगने वाले विभिन्न बल इस प्रकार से होंगे कि वो सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा में होंगे। जैसे अगर आप सपोज किसी एक ब्लॉक को खिसका रहे हो, किसी एक वस्तु को खिसका रहे हो, एक बक्से को खिसका रहे हो, तो आपके भाई उस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और अगर आप भी उसी दिशा में अपने भाई की तरफ से फोर्स लगाते हैं तो क्या देखते हो? वो बक्सा जो है तेजी से खिसकने लगता है। अगर आपके साथ आपका भी दोस्त आ जाए तो वो बक्सा और तेजी से खिसकने लगता है। यानी कि अगर हम बलों को एक ही दिशा में लगाएं तो बल जो है जुड़ जाते हैं। तो हमने कहा इफ फोर्सेज आर इन सेम डायरेक्शन, तो फोर्सेज क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, बल जो है जुड़ जाते हैं। लेकिन हमने कहा था अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर ये विपरीत दिशा में होंगे, तो ये घट जाएंगे। कैसे? इसका एग्जांपल देखें, जैसे ये बक्सा है, आपका भाई इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, आप इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो, तो आपके भाई को इस बक्से को खिसकाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अब आपके साथ एक और व्यक्ति आ गया, वो भी इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में, तो फिर से दिक्कत होगी। बॉक्स जो है दोनों तरफ जो है मूव करने में असमर्थ रहेगा, थोड़ी थोड़ी मूव करेगा, है ना। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बल जो है वो कम हो जाता है, और जो तुल्यात्मक बल आता है वो माइनस करके आता है, यानी अंतर निकाल के आता है, और अंतर को हम कहते हैं डिफरेंस। अंतर को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस। तो ध्यान रखना, अगर ज्यादा बल लगाना है किसी वस्तु पर तो दो व्यक्ति मिलकर के एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐड हो जाता है। अगर वो अलग अलग विपरीत दिशाओं में बल लगाएंगे तो वो कम हो जाएगा बल फिर, और आपको जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ गए आप। यहाँ पर हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि अगर बल जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे, अगर बल जो होंगे विपरीत दिशा में होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि उनका डिफरेंस निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स के लिए। ठीक है ना, इसके लिए याद करो हमने क्या देखा था। हमने एक एग्जाम्पल देखा था, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से था कि सपोज एक रस्सी है आपके पास, और उस रस्सी के बीच में हमने एक धागा, एक कपड़ा बांधा हुआ है, और यहाँ पर हमने एक लाइन खींची हुई है। एक टीम इस तरफ रहती है, एक टीम इस तरफ रहती है। ठीक है, कौन सा खेल है ये रस्सा कस्सी का खेल है, टग ऑफ वॉर। अब इसमें देखो, इसमें अगर ये इस दिशा में खींचेगा, ये इस दिशा में खींचेगा, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट, विपरीत दिशा हो गई। तो यहाँ पर जो बल रिजल्टेंट, जो कुल बल लगेगा, वो हम कैसे निकालेंगे? वो दोनों का अंतर निकाल के, दोनों का डिफरेंस निकाल के, यानी कि यहाँ पर बल को क्या करना पड़ेगा? हमको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अभी इतनी बात जो है आपको दिमाग में रखना है, इतनी बातें जो है आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है ना, चलिए, तो हमने इसके बाद एक और शब्द देखा था, हमने एक और टर्मिनोलॉजी देखी थी, एक और वर्ड को हमने देखा था जिसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। परिमाण का क्या मतलब है? परिमाण का मतलब ये है कि जो बल है उसको कैसे नापा जाए, वो ज्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है उसको मेजर किया जाता है मैग्नीट्यूड से। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को मेजर करने को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मतलब किसी बल का परिमाण जो है उस बल की, किसी बल का परिमाण जो है उस बल की शक्ति होती है, उस बल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमको कैसे पता लगती है? उस बल के परिमाण से। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बल की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द applied
फोर्स, यानी कि जो आरोपित बल है उसकी दिशा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑल्सो मैटर्स। समझ रहे हो बात को? तो जो आरोपित बल है उसकी दिशा भी हमारे लिए जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि हमने जो है बहुत ज्यादा बल लगाना है तो ऐसे हमने बल लगा दिया इस पर, है ना, लेकिन क्या फायदा, कम बल लगा करके अगर मैं इसको सही दिशा से बल लगाऊं तो कम बल में ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स, तो आपको फोर्स जानते हैं, फोर्स से हमको काफी सारे काम करते हैं, बल की हेल्प से हम लोग काफी सारे काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बल को विशेष दिशा में लगाऊं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाऊं, तो हमारा काम जो है आसान होता है, उससे भी जो है बल के परिमाण पर असर पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, अब हमने क्या बात करी थी कि बल से हम क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या क्या चेंज हमको देखने को मिलते हैं। तो फोर्स से हमने देखा था कि फोर्स कैन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में हमने क्या क्या बातें देखी थी कि किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। इसमें हमने ये देखा था कि नंबर वन हमने ये देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको चला सकता है फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रुका सकता है, यानी कि रेस्ट में ला सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, उसकी दिशा बदलनी है, तो वो भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलनी है तो वो भी कर सकता है, उसकी चाल बदलनी है तो वो भी जो है फोर्स कर सकता है। तो फोर्स जो है इतने सारे काम कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी दिशा, जिस दिशा में वो गति कर रहा है वहां से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो गति की अवस्था है उसको परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक। इसके अलावा बल क्या कर सकता है, इसके अलावा बल हमको देखने को ये मिला कि बल जो है किसी वस्तु के चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु के जो आकार है या आकृति है उसमें परिवर्तन ये ला सकता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप आटा गूंथते होंगे आपके किचन में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, डो बनाना, है ना, DOUGH बोलते हैं इसे। तो आटा गूंथने के बाद जो इकट्ठा कर लेते हैं उसे बोलते हैं DOUGH, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमने उसकी आकृति में परिवर्तन ला गए, है ना। उसको आप जो है डिफरेंट शेप दे सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेस देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है रबड़ का। रबड़ बैंड देखा है आपने, रबड़ बैंड को खींचो तो वो लंबा हो जाता है, छोड़ो तो वो फिर से छोटा हो जाता है ना। तो हमने क्या करा, उस पर फोर्स लगा करके उसकी आकृति या फिर आकार में परिवर्तन ला गए। स्प्रिंग देखी होगी आपने, स्प्रिंग भी क्या करते हो आप, स्प्रिंग को दबाते हो तो वो छोटी हो जाती है, उसको खींचते हो तो वो लंबी हो जाती है ना। तो ये सारे के सारे हमें क्या बता रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल हमें ये बता रहे हैं कि बल लगा करके हम किसी भी वस्तु की जो आकार है, जो आकृति है, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। तो बल के हमने काफी सारे जो है काफी सारे हमने एप्लीकेशन या फिर हमने काफी सारे उसके इफेक्ट, काफी सारे यूजेस हमने देखे थे। हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि बल से हम किसी वस्तु को तेज चला सकते हैं, उसको स्लो करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम ये काम कर सकते हैं कि किसी वस्तु में ये सारे के सारे इफेक्ट जो हैं एक साथ से उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने कवर अप करी थी। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो बल है वो कितने प्रकार का होता है। तो बल, अभी आप कहेंगे सर बल आपने बताया था 2 प्रकार का होता है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बल के और भी कई सारे प्रकार है, ठीक है। तो बल के और जो प्रकार हैं वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम उसको देखते हैं। हमने बोला था 2 टाइप के फोर्स होते हैं। नंबर 1 होता है कांटेक्ट फोर्स, यानी कि संपर्क बल, और नंबर 2 होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि असंपर्क बल, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, संपर्क बल में हमको क्या रहना है, 2 ऑब्जेक्ट को जो है संपर्क में रखना है, कांटेक्ट में रहना है। तो अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो कांटेक्ट फोर्सेस हो जाएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो 2 वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल बताया था आपको। चलिए जल्दी से इनके एग्जांपल बताइए। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या था, मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल। तो पेशीय बल लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको ये बाल्टी उठानी है, ये बाल्टी जो है पानी से भरी हुई है ना। अब आपको ये उठानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से इस बाल्टी का हैंडल पकड़ना पड़ेगा और उसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। यानी कि बल लगाने के लिए आपको अपनी जो मांसपेशियां हैं
उनको सीधे संपर्क में लाना पड़ेगा इस बाल्टी के साथ। तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, और आपने किस 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 चीज का प्रयोग करा बल लगाने के लिए? अपने मसल्स का, अपनी मांसपेशियों का। तो ये क्या एग्जांपल हो गया? ये हो गया मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एक और आप याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो घर्षण इतना इंपॉर्टेंट बल है कि ये सिर्फ तभी काम करता है जब कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट जो है संपर्क में रहते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा काम करता है। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है? ये बात आप नोट डाउन रखना। घर्षण की वजह से क्या क्या होता है अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट। आप लिखते हैं, क्यों लिख पाते हैं? घर्षण की वजह से। आप चलते हैं, क्यों चल पाते हैं? घर्षण की वजह से, है ना? आपकी जो गाड़ियां हैं वो काम कर पाती हैं, क्यों काम कर पाती हैं? घर्षण की वजह से। आपकी जो मशीनें हैं वो काम कर पाती है, क्यों काम कर पाती है? घर्षण की वजह से, ठीक है? तो काफी सारे जो हैं फिनोमिना जो कि सिर्फ घर्षण के आधार पर होते हैं। घर्षण जो है एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्सेस है। लेकिन इसके जो है डिसएडवांटेजेस भी साथ ही साथ बहुत सारे होते हैं। इसको हम कहते हैं नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल। एविल मतलब कि ऐसा दुश्मन है, एविल मतलब होता है दुश्मन, लेकिन नेसेसरी मतलब ये जरूरी है हमको। दुश्मन तो है हमारा, है ना? इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत है, लेकिन जरूरी है, इसके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। आगे की क्लासेस में घर्षण पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आगे की क्लासेस में घर्षण के बारे में आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाले हो, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस में तीन बल आपको जो है ध्यान रखने हैं। एक तो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। एक तो चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में जाकर के पढ़ने वाले हो, ठीक है? चुंबक के बारे में आपने पिछली क्लास में या फिर इस क्लास में आपके पास एक मैग्नेट्स नाम से चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा। लास्ट क्लास में रहा होगा या आई थिंक, या फिर इस क्लास में रहा होगा, दोनों में से किसी क्लास में आपने देखा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इनके मैं नाम भी लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनको आपको जो है जहां पर भी जिस भी क्लास में पढ़ने को मिले अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है और इनको याद कर लो, इन टॉपिक्स को याद कर लो। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। तो ये जो हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं। मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं? यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि ताकि जिस भी क्लास में आपको मिले तो आपको वहां पर इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाकी कॉन्टेक्ट फोर्सेस में मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर, सॉरी, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के अंतर्गत आता है सबसे पहले चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल को आप सभी जानते हैं, चुंबक के बारे में आप सभी ने सुना होगा, है ना? चुंबक को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपका अच्छा मनोरंजन, अच्छा एंटरटेनमेंट होता है अगर आपके पास चुंबक आ जाए तो आप उससे खेल सकते हैं काफी देर तक। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब आप चुंबक से खेलते हैं तो दोनों चुंबक एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं, है ना? वो दूर से ही एक दूसरे को धकेलने या खींचने का काम करते हैं। तो संपर्क में नहीं है मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना? संपर्क में, नॉन कॉन्टेक्ट का क्या मतलब? वो संपर्क में नहीं रहना है। तो चुंबकीय बल इस बल को कहते हैं जो चुंबक के बीच में लगता है, दो चुंबकों के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पास ये चंद्रमा है। तो दोनों के दोनों जो है एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, यानी अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन आप देखते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा सोलर सिस्टम में, चाहे सौर मंडल में, क्या बोलते हैं उसे, सौर परिवार बोलते हैं। सौर परिवार में आपको जितने भी ग्रह मिलेंगे सबके बीच में और सूर्य के बीच में, सूर्य जो है उसके चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं ना, 8 के 8 प्लेनेट जो है उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो सबके बीच में क्या काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व आकर्षण बल काम कर रहा है। इसके अलावा पृथ्वी पर आप जो है खड़े रहते हो, आप जो है चल फिर नहीं पाते, पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जो चीजें होती हैं वो पृथ्वी से बंधी रहती है, पृथ्वी की तरफ आकर्षित रहती है। इसके पीछे भी क्या कारण है? इसके पीछे भी गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बल है।
जब आपको इसको पढ़ने का मौका मिले अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और समझना। इस क्लास में बस इतना ही है कि हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण बल को कहाँ कहाँ देखते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत बल। ये आप जो है हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हो, एक प्रयोग के थ्रू देख सकते हो। प्रयोग क्या करना है आपको, एक कॉम्ब लेना है, एक रस्सी, एक कंघी लेनी है। एक क्या लेनी है, कंघी लेनी है, ठीक है। और कंघी को जो है अपने सूखे बालों पर रगड़ना है, सूखे बालों पर रगड़ना है, ठीक है। उसके बाद सूखे बालों पर कंघी करी आपने, उसके बाद कागज होता है ना, कागज, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े करे और उनको रखा टेबल पर या जमीन पर कहीं पर भी रख दिया, है ना। अब जो है ये छोटे छोटे टुकड़े जो है इनके पास आप ये जो सूखे बालों पर आपने कंघी करी है इसको लेके जाइए, तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इस कंघी से चिपक रहे हैं, इस कंघी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि ऐसा जो है आवेशों के कारण होता है, यानी कि चार्जेस के कारण होता है। ये सारी चीजें आप आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार के जो बल है, आवेशों के कारण जो बल होता है उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो समझ में आई होंगी। सो ये था हमारा क्विक रिवीजन ऑफ फोर्स, बल का क्विक रिवीजन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, दाब के बारे में बातें करेंगे। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, याद रही होंगी, रिवीजन आपका अच्छा रहा होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई, जो चीजें नहीं याद थी, उनको नोट डाउन कीजिए और रिवीजन जो है टाइम टू टाइम आपको जरूर करना है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, वो अलग बात होती है। आपका एग्जाम में कितना नंबर आएगा, कितना आप अच्छा कर पाएंगे, वो पूरी तरीके से रिवीजन के ऊपर बेस होता है। तो रिवीजन आप जो है कंटिन्यूअसली टाइम निकाल कर रिवीजन जरूर कीजिए, चाहे आपने कितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।